नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद आर्यस एकेडमी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार अब के बार, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के अंदर आज हमारा जो परिचर्चा का विषय होगा वो है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, CAG जिसे कहते हैं, शॉर्ट में CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इस महत्वपूर्ण पद को जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध कर देना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्या है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? आइए पढ़ते हैं इसके विषय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, ये जो CAG के बारे में अनुच्छेद 148 से लेके 148, 149, 150 और 151 चार अनुच्छेद संविधान के अंदर इसी के बारे में दिए हुए हैं। 148 से लेके 151 तक जो है इन चार अनुच्छेदों में जो है CAG का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि एक संवैधानिक पद है, संविधान के द्वारा प्रदत्त पद है, ये एक संवैधानिक पद है। इसका प्रावधान जो है 1935 में भारत शासन अधिनियम जो आया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया है, जहां पर इसके पद का नाम हुआ करता था महालेखा परीक्षक, जहां इसका नाम महालेखा परीक्षक होता था। यानी कि अनुच्छेद 1935 के अनुसार 1935 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम जो आया था उसमें इस पद का नाम महालेखा परीक्षक था, जिसे भारतीय संविधान के अंदर बदलकर CAG कर दिया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर दिया गया। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से हटाते हैं? साबित कदाचार अथवा असक्षमता के आधार पर संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से हटाया जा सकता है। CAG के कार्यकाल की बात करें तो CAG का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है, जो भी पहले हो। इससे पूर्व में वो अपनी इच्छा से जो है पद का त्याग कर सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर। इसकी योग्यताओं की बात करें तो इसके योग्यताओं के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, तो इसकी योग्यता बस इतनी सी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 10 वर्षों तक किसी लोक सेवक की भूमिका का निर्माण कर चुका हो, 10 वर्षों तक किसी भी लोक सेवक की भूमिका का निर्माण कर चुका हो, अथवा वित्तीय मामलों का जानकार होना चाहिए। इतना परंपरा रही है इस तरह की। बाकी ऐसी विशेष योग्यताएं जो है संविधान के अंदर इसके वर्णित नहीं है। इसके शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति इसको शपथ दिला सकता है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा इसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जो कि 3री अनुसूची के अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसकी शपथ का प्रारूप जो है वो 3री अनुसूची के अंदर मिलता है। वेतन भत्तों की बात करें तो इसके वेतन भत्ते क्या होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसके वेतन भत्ते होते हैं, जो कि भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, उसी प्रकार से
सीएजी के वेतन भत्ते भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रति माह, और ये जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। स्वतंत्रता की बात करें, इसकी स्वतंत्रता क्या है, तो इसके वेतन भत्ते तथा पेंशन नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसकी नियुक्ति के पश्चात इसके पेंशन में, वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तथा अवकाश पारित होने के बाद, यानी कि ये पद से रिटायर होने के बाद, अवकाश पारित होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर, किसी भी लाभकारी पद को या किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके कार्यों की बात करते हैं। कार्य या भूमिका क्या है, कार्य कहें या भूमिका कहें, इसकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है। तो अनुच्छेद 149 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत सीएजी के द्वारा उन सभी कर्तव्यों तथा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो कि संसद ने विधि के द्वारा निर्माण किया है। संसद ने विधि के द्वारा इसका निर्माण किया है। इस संबंध में 1971 में सीएजी अधिनियम पारित किया गया था। तो सीएजी अधिनियम का निर्माण किया गया था, जिसके अनुसार ये अपनी शक्तियों का और कार्यों का निष्पादन करता है। इस अनुच्छेद में क्या क्या कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 के अनुसार जो, या 1971 में जो सीएजी अधिनियम बनाया गया था, इस सीएजी अधिनियम में इसके क्या कार्य दिए गए। इसके कार्य हैं कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के लेखाओं का परीक्षण करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के लेखाओं का परीक्षण करना इसका कार्य है। भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य की संचित निधि एवं संघ शासित केंद्रों के द्वारा खर्च किए गए खर्च का परीक्षण कर सकता है, परीक्षण करता है। केंद्र अथवा राज्य की लोक लेखा समिति अथवा आकस्मिक निधि से किए गए खर्चों की जांच करता है। यानी कि केंद्र सरकार में संसद के अंदर एक लोक लेखा समिति होती है, उसी प्रकार राज्यों के अंदर विधानमंडल में भी लोक लेखा समिति होती है। इन लोक लेखा समितियों के जो कार्यों की जांच करता है, तो इनके कार्यों की जांच करने का काम भी इसी का होता है। ऐसे सभी संस्थाओं के लेखों की जांच करना जिन्हें के सरकार के द्वारा वित्त अथवा राजस्व प्राप्त होता हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर किसी भी संस्था के लेखों की जांच कर सकता है। अनुच्छेद 150 के अंतर्गत सीएजी के द्वारा केंद्र एवं राज्य के लेखाओं के प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह प्रदान कर सकता है, सलाह प्रदान की जाती है। यानी कि अनुच्छेद 150 के अनुसार सीएजी जो है केंद्र अथवा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति को प्रारूप बना के दे सकता है, प्रारूप की सलाह दे सकता है कि इस प्रारूप में हमें केंद्र से अथवा राज्य से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। तो वो प्रारूप के लिए सलाहकारी संस्था है ये, राष्ट्रपति के लिए। इस प्रकार से सीएजी का मुख्य कार्य जो होता है वो वित्तीय प्रणाली की समीक्षा करना होता है, इसका नियंत्रण करना होता है। यानी कि वित्तीय प्रणाली की समीक्षा और इसका नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसलिए सीएजी को भारत में सार्वजनिक धन का प्रहरी कहा जाता है। सार्वजनिक धन का प्रहरी भारत में सीएजी को कहा जाता है। सीएजी कौन है? सीएजी भारत के सार्वजनिक धन का प्रहरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के सार्वजनिक धन का प्रहरी कौन है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक सीएजी भी होगा। तो सीएजी जो है भारत के सार्वजनिक धन का प्रहरी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। 1976 से सीएजी को 1976 से सीएजी के द्वारा केंद्र में केवल लेखा परीक्षण किया जाता है, लेखा परीक्षण की भूमिका निभाई जाती है। जबकि राज्य के संदर्भ में बात करें तो सीएजी जो है लेखांकन का कार्य एवं लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करता है। लेखांकन एवं लेखा परीक्षण की भूमिका का निर्वहन सीएजी के द्वारा किया जाता है। राज्य में लेखांकन एवं लेखा परीक्षण, जबकि केंद्र में केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है सीएजी।
प्रतिवेदन की बात करें तो राष्ट्रपति प्रतिवेदन जो है अनुच्छेद 151 के अंतर्गत जो है सीएजी संघ के लेखाकनों संघ के लेखाओं के संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को समक्ष देता है, जबकि राज्य के संबंध में लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन जो है राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिन्हें के राष्ट्रपति संसद के समक्ष और राज्यपाल जो है विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। संसद में सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति और राज्यों में के संदर्भ में विधानमंडल की लोक लेखा समिति जो है सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसलिए लोक लेखा समितियों को जो है सीएजी का मित्र अथवा मार्गदर्शक भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति जो कि संसद के अंदर होती है लोक लेखा समिति, या विधानमंडल में या विधानसभा या विधानमंडल के अंदर जो है लोक लेखा समिति होती है, इस लोक लेखा समिति को सीएजी का मित्र अथवा मार्गदर्शक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसके ऑडिट किए हुए को का परीक्षण करती है। इसने जो ऑडिट करी है, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा इसके रिपोर्टों को, इसके प्रतिवेदन को जो है विधानसभा या लोकसभा में रखा जाता है, उनका परीक्षण करने का काम लोक लेखा समिति करती है। इसलिए लोक लेखा समिति को इसका मित्र अथवा मार्गदर्शक भी कहते हैं। यद्यपि सीएजी की भूमिका सरकार के द्वारा रुपए खर्च करने के बाद प्रारंभ होती है, रुपए खर्च करने के बाद में प्रारंभ होती है, तथा रुपयों के निकालने को लेकर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, फिर भी ये वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है, वित्तीय घोटालों को उजागर करती है। वित्तीय अनियमितता अथवा वित्तीय घोटालों को उजागर करने में सीएजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था सीएजी के बारे में। क्या कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि स्वतंत्र भारतीय विधान में सीएजी सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होगा, कि स्वतंत्र भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र भारतीय संविधान में सीएजी सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होगा। पहले सीएजी की बात करते हैं तो प्रथम सीएजी कौन नियुक्त किए गए थे? तो वी नरहरि राव भारत के प्रथम सीएजी थे। भारत के प्रथम सीएजी वी नरहरि राव थे, जबकि वर्तमान सीएजी की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी हैं। इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी में से क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसके बारे में दिया हुआ है, और इसके नियुक्ति अथवा इसको हटाने की प्रक्रिया के बारे में अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्षेत्राधिकार के बारे में भी पूछ ले जाते हैं कि केंद्र के अंदर इसकी क्या भूमिका होती है अथवा राज्य के अंदर इसकी क्या भूमिका होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम के अंदर आया करते हैं। चलो धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।